हेलो ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इंड्यूसमेंट्स को पहचानना मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। इंस्टीट्यूशंस इंड्यूसमेंट जोन्स का इस्तेमाल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए करते हैं और अगर आप इन्हें पहचान नहीं पाए तो एक अच्छा ट्रेड भी लॉस में बदल सकता है। वैलिड इंड्यूसमेंट्स को पहचानना सीखने से आप असली ऑर्डर ब्लॉक्स और ट्रैप्स के बीच फर्क कर सकते हैं। इसका मतलब है कम फॉल्स सेटअप्स और बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस। आज के एपिसोड में हम इंड्यूसमेंट जोन्स को डिटेल में समझेंगे, जानेंगे ये कैसे काम करते हैं और सीखेंगे कि खुद को अननेसेसरी लॉसेस से कैसे बचाएं। तो अगर आपको ये यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मार्केट स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से मार्केट में प्राइस बिहेवियर की बुनियादी बातें समझते हैं। प्राइस मूवमेंट तीन मुख्य सब मूवमेंट्स से बना होता है: इंपल्स, करेक्टिव, कंटिन्यूएशन। इनमें से हर एक सब मूवमेंट इंटरनल कैंडलस्टिक पैटर्न्स से मिलकर बनी होती है। अब आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। इंपल्स मूवमेंट की विशेषता यह है कि प्राइस किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ता है और प्रचलित ट्रेंड को फॉलो करता है। इस दौरान प्राइस निर्णायक रूप से आगे बढ़ता है और अक्सर मजबूत बुलिश या बियरिश ट्रेंड बनाता है। यह चरण आमतौर पर मजबूत मार्केट सेंटिमेंट और किसी एक प्रमुख ताकत या तो खरीदारों या विक्रेताओं द्वारा संचालित होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कैंडल्स की एक बुलिश सीरीज है। यहां हम देखते हैं कि प्राइस लगातार छोटे छोटे इंपल्स और करेक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है जब तक कि वह स्विंग हाई तक नहीं पहुंच जाता। इन बुलिश इंटरनल स्ट्रक्चर को एक संयुक्त बुलिश इंपल्स लेग के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि इस पॉइंट तक प्राइस ने किसी भी पिछले माइनर या इंटरनल लो को नहीं तोड़ा या उनकी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया है। कैंडलस्टिक के दृष्टिकोण से इस इंटरनल मूव को हमारा इंपल्स मूव माना जाता है। इसके बाद हम एक वैलिड पुलबैक देखते हैं क्योंकि प्राइस ने अपनी लेटेस्ट बुलिश कैंडल को तोड़कर नीचे क्लोज किया और एक लाल बेरिश कैंडल बनाई जिसे माइनर करेक्शन कहते हैं। इसके बाद हम एक और इंपल्स मूव देखते हैं जिसे माइनर कंटिन्यूएशन कहा जाता है। यह पैटर्न तब तक जारी रहता है जब तक कि प्राइस स्विंग हाई तक नहीं पहुंचता और वहां एक गहरा करेक्शन नहीं बनाता, जैसा कि इस उदाहरण में दिखाया गया है। अब चलते हैं करेक्टिव मूवमेंट की ओर। करेक्टिव मूवमेंट मूल रूप से एक काउंटर ट्रेंड या रिट्रेसमेंट फेज है जो अस्थायी रूप से मुख्य प्राइस डायरेक्शन के खिलाफ चलता है। मार्केट स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से बुलिश परिस्थिति में करेक्टिव मूवमेंट तब होता है जब प्राइस किसी इंटरनल पुलबैक या इंटरनल लो को तोड़ता है या फिर किसी कैंडल की शैडो के द्वारा नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। इस उदाहरण में हम तीन रेड कैंडल्स द्वारा दर्शाया गया करेक्शन देखते हैं जो दिखाता है कि प्राइस ने पिछले पुलबैक के सबसे निचले पॉइंट को तोड़ दिया है और उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर धकेला और अंततः लेटेस्ट स्विंग हाई को तोड़ दिया। इसे हम कंटिन्यूएशन मूवमेंट के रूप में वर्गीकृत करते हैं। फिर से हम देखते हैं कि प्राइस ने ऊपर की ओर बढ़ते हुए छोटे छोटे इंपल्स और करेक्टिव मूवमेंट बनाए और फिर थोड़े समय के लिए रुका। इसके बाद तीन लाल कैंडल्स के साथ नीचे की ओर रिट्रेस हुआ। चूंकि इस क्रम में प्राइस ने किसी भी इंटरनल पुलबैक के सबसे निचले पॉइंट को नहीं तोड़ा या उनके नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, इसलिए इसे वैलिड करेक्टिव मूवमेंट नहीं माना जा सकता। इसके बजाय इस प्राइस एक्शन को बिना किसी करेक्शन के एक सिंगल इंपल्स मूवमेंट समझा जाना चाहिए। ये सिद्धांत बेरिश मार्केट्स पर भी समान रूप से लागू होते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इन सिद्धांतों को किसी भी टाइम फ्रेम और किसी भी प्राइस एक्शन आधारित चार्ट पर लागू किया जा सकता है। कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो के दूसरे भाग में हम विभिन्न इंड्यूसमेंट टाइप्स और उनसे जुड़े प्राइस एक्शंस को विस्तार से समझेंगे जिन्हें आप मार्केट में देख सकते हैं। अब आइए अगले विषय पर चलते हैं और समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के आधार पर एक वैलिड इंड्यूसमेंट कैसे पहचाना जाए। साथ ही हम उन मुख्य क्राइटेरिया और रूल्स पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें इस विश्लेषण के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। बुलिश परिस्थिति में एक कैंडलस्टिक आधारित इंड्यूसमेंट तब होता है जब प्राइस सबसे लेटेस्ट वैलिड पुलबैक को दर्शाने वाली बेरिश कैंडल के सबसे निचले पॉइंट से नीचे चला जाता है या उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है।
उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्राइस ने लगातार छोटे छोटे इंटरनल इंपल्स और करेक्टिव मूवमेंट बनाए, फिर एक रिट्रेसमेंट फेज में 3 रेड कैंडल्स के साथ अस्थायी गिरावट बनाई। इसके बाद प्राइस ने लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक को तोड़कर उसके नीचे बंद किया, जो एक वैलिड इंड्यूसमेंट को दर्शाता है और ऊपरी हाई को हमारा वैलिड मेजर हाई पुष्टि करता है। इसी तरह बेयरिश परिस्थिति में एक वैलिड इंड्यूसमेंट तब होता है जब प्राइस सबसे लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक के ऊपर चला जाता है या उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करता है। इससे एक नया मेजर लो की पुष्टि होती है, और यदि प्राइस इसके बाद उस नए मेजर लो को तोड़कर नीचे बंद होता है तो यह एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्थापित करता है। यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी इंड्यूसमेंट की पुष्टि के लिए प्राइस को लेटेस्ट मेजर हाई या मेजर लो से ऊपर या नीचे तोड़ना और बंद होना चाहिए, और साथ ही एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। बुलिश डायग्राम पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि प्राइस ने लेटेस्ट मेजर हाई को तोड़कर उसके ऊपर बंद किया है। यह दोनों एक वैलिड इंड्यूसमेंट और एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को दर्शाता है। अब सवाल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पहचान के बाद संभावित इंड्यूसमेंट जोन कहाँ होता है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि प्राइस ने लेटेस्ट मेजर हाई को तोड़ने और उसके ऊपर बंद होने से पहले एक इंटरनल पुलबैक बनाया था। इसलिए इस रेड बेयरिश कैंडल का सबसे निचला पॉइंट इंड्यूसमेंट जोन बन जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट नीचे की ओर रिट्रेस करेगा, इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा और उस हाई को नए मेजर हाई के रूप में पुष्टि करेगा। इसके बाद जब प्राइस एक्सट्रीम डिमांड जोन को मिटिगेट कर लेगा तो यह उलट जाएगा और ऊपर की दिशा में बढ़ना जारी रखेगा। इस प्रक्रिया में यह लेटेस्ट हायर हाई को तोड़कर और उसके ऊपर बंद होकर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। अगले विषय पर जाने से पहले यह आवश्यक है कि आप अपने प्राइस चार्ट पर कैंडलस्टिक बेस्ड इंड्यूसमेंट्स की पहचान करते समय कुछ मुख्य पॉइंट्स की समीक्षा करें। एक वैलिड इंड्यूसमेंट की पहचान करने के लिए, जैसा कि पहले बताया गया था, प्राइस को हाल ही के वैलिड इंटरनल पुलबैक को दर्शाने वाली बेयरिश कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को लेना चाहिए। यह दो तरीकों से हो सकता है, या तो कैंडल की बॉडी उस लेवल के नीचे क्लोज हो या फिर एक विक लिक्विडिटी को नीचे स्वीप करे। इसके विपरीत, जैसा कि प्राइस लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक के लोएस्ट पॉइंट को पार करने में असफल रहा, न तो बॉडी नीचे क्लोज हुई और न ही विक ने लिक्विडिटी को नीचे स्वीप किया। इसलिए हम इसे एक वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं मान सकते, बल्कि यह केवल एक सिंगल इंपल्सिव मूवमेंट को दर्शाता है। अब आइए चर्चा करें कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में इंड्यूसमेंट क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों जरूरी है कि हम इंड्यूसमेंट एरिया की पहचान करें और उन्हें अपने प्राइस चार्ट पर हाईलाइट करें। उदाहरण के लिए इस बुलिश स्ट्रक्चर को देखें जो प्राइस मूवमेंट को दर्शाता है। वर्तमान में प्राइस एक अपट्रेंड में है, जिसने लगातार छोटे इंटरनल इंपल्स और करेक्टिव मूव बनाए हैं, फिर रिट्रेसमेंट फेज में प्रवेश किया और 3 रेड कैंडलों के साथ एक अस्थायी डाउनवर्ड मूव बनाया। यहाँ प्राइस ने लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक को ले लिया है, जिससे इंड्यूसमेंट की पुष्टि होती है और मेजर हाई वैलिडेट होता है। जैसे जैसे सेलिंग प्रेशर कमजोर होता है और बुलिश मोमेंटम फिर से प्राइमरी अपवर्ड दिशा में बढ़ता है। आगे हम देखते हैं कि प्राइस ने ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन हाल ही के हायर हाई को तोड़ने में असफल रहा। इसके बजाय इसने एक इंटरनल हाई बनाया, जिसके बाद एक रेड कैंडल के साथ माइनर पुलबैक डाउनसाइड में हुआ। हालांकि नए बुलिश मोमेंटम के साथ प्राइस ने एक मजबूत अपवर्ड इंपल्स मूव बनाया, जिसने पिछले स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और एक नया स्विंग हाई बना दिया। परिणामस्वरूप अब हमारे पास अपसाइड की ओर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक डिमांड जोन है जो एक्सट्रीम पर स्थित है और जिसके पास प्राइस को रिवर्स करने की क्षमता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक और नजदीकी जोन है जिसे अभी तक मिटिगेट नहीं किया गया है, और यह ट्रेडर्स के लिए यह तय करने में संभावित कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि किस जोन में ट्रेड करना है। इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर विचार करना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, अपर ऑर्डर ब्लॉक एक इंड्यूसमेंट जोन की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले बना लेटेस्ट पुलबैक है। चूंकि हम हमेशा एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस इसके नीचे टूटेगा, इसलिए इस जोन को एक संभावित ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं माना जाना चाहिए। एक और क्रिटिकल पॉइंट यह है कि एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमें इंतजार करना होगा कि प्राइस पहले एक इंड्यूसमेंट बनाए।
इंड्यूसमेंट के बिना न तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और न ही ट्रेडिंग के लिए कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। इस स्थिति में अपर ऑर्डर ब्लॉक एक इंड्यूसमेंट की तरह काम करता है, इसलिए हमें इसे एक वैलिड डिमांड जोन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस इसे तोड़ देगा। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को तभी वैलिड और ट्रेडिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है जब हमारे पास एक कंफर्म्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। इसे हासिल करने के लिए प्राइस को पहले इंड्यूसमेंट बनाना होगा, यानी अपर ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ना होगा। केवल उसके बाद ही हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को एंट्री के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मान सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अब आइए रियल चार्ट पर चलते हैं और इस वीडियो में कवर किए गए सभी कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। हम देखेंगे कि लाइव मार्केट कंडीशंस में वैलिड इंड्यूसमेंट्स को प्रभावी ढंग से कैसे पहचाना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट की ओवरऑल मोमेंटम बेयरिश है। इस स्थिति में प्राइस लगातार इंटरनल बेयरिश इंपल्सेस और पुलबैक्स बना रहा था, जब तक कि उसने अस्थायी रूप से पॉज नहीं लिया और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू नहीं किया। हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया और लेटेस्ट पुलबैक को तोड़ दिया, जो एक वैलिड इंड्यूसमेंट को दर्शाता है। इस वैलिड इंड्यूसमेंट के बनने से अब हमारे पास एक कंफर्म्ड मेजर लो है। इसके अतिरिक्त एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि प्राइस ने मेजर लो को तोड़कर उसके नीचे क्लोज किया है। यह रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर हाई को भी लेटेस्ट मेजर हाई के रूप में कंफर्म करता है। अब आइए हाल के इंपल्सिव मूवमेंट से जुड़े अगले संभावित इंड्यूसमेंट जोन की पहचान करें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कैंडलस्टिक बेस्ड इंड्यूसमेंट तब होता है जब प्राइस कैंडल के लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ता है या लिक्विडिटी को स्वीप करता है, जो कि लेटेस्ट वैलिड पुलबैक को दर्शाता है। अब हमें उस इंपल्सिव मूवमेंट के भीतर लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक को ढूंढना होगा, जिसने लेटेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जन्म दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कैंडल उस इंटरनल पुलबैक का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी अपेक्षा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ेगा, एक इंड्यूसमेंट बनाएगा और फिर बेयरिश मोमेंटम के साथ नीचे की ओर जारी रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा दिखाया गया है, प्राइस ऊपर गया लेकिन लेटेस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर के हाई को पार करने में असफल रहा। इसका मतलब है कि उसने कोई वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं बनाया और अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह लोअर लो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है और हम इसे मेजर लो नहीं मान सकते। अब हम देखते हैं कि प्राइस नीचे की ओर गया और इस स्ट्रक्चर को तोड़कर उसके नीचे क्लोज किया। लेकिन यह एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि प्राइस ने इसे तोड़ने से पहले कोई वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं बनाया और यह स्ट्रक्चर भी एक वैलिड मेजर लो नहीं है। इसलिए हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड नहीं मान सकते। इसके बजाय इस प्राइस मूवमेंट को केवल एक सिंगल इंपल्सिव मूव के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस ने अपनी हाल की बेयरिश इंपल्स मूवमेंट के भीतर इंटरनल पुलबैक्स बनाए हैं। इस कैंडल से स्पष्ट होता है कि यह लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी अपेक्षा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ेगा, एक इंड्यूसमेंट बनाएगा और फिर बेयरिश मोमेंटम को जारी रखेगा। इसके अलावा जब हम अपर इंटरनल पुलबैक की जांच करते हैं, तो हम एक ऑर्डर ब्लॉक की पहचान कर सकते हैं जो लोअर ऑर्डर ब्लॉक की तुलना में अधिक प्रोबेबिलिटी रखता है। लोअर ऑर्डर ब्लॉक को हम एक इंड्यूसमेंट मानते हैं, न कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। इस स्थिति में हमारा दृष्टिकोण यह है कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें कि प्राइस ऊपर जाए, लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक को पार करे, इंड्यूसमेंट के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करे, इस लोअर लो को नया मेजर लो वैलिडेट करे और इसके बाद एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म करे। जब प्राइस एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, तब हम इसके साथ जुड़े सप्लाई जोन की पहचान कर सकते हैं। यह सप्लाई जोन बहुत अधिक संभावना रखता है कि जब प्राइस इसे दोबारा छुएगा तो रिवर्सल होगा। यह जरूरी है कि इस बात पर जोर दिया जाए कि बिना वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हम किसी भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की पहचान नहीं कर सकते। हमारा अगला कदम यह होगा कि प्राइस के दोबारा ऊपर जाने और हमारे पहचाने गए सप्लाई जोन को छूने का इंतजार करें। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ऊपर गया,
लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया, एक इंड्यूसमेंट बनाया और हमारे एक्सट्रीम पर स्थित वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के बाद अपनी दिशा उलट दी। इसके बाद प्राइस और भी मजबूत बेयरिश मोमेंटम के साथ एक नए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। यही था ट्रेडर्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। हम आपके फीडबैक और सुझावों की बहुत कदर करते हैं, इसलिए कृपया अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और हम अगली एपिसोड में आपसे फिर मिलने की उम्मीद करते हैं।